हेलो गाइस, ये है पर्ट नेटवर्क का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में आपको अगेन एक्टिविटीज यहां पर गिवन है और इन एक्टिविटी के साथ साथ इसकी प्रीसीडिंग एक्टिविटीज भी आपको यहां पे दिया हुआ है और इसी के साथ आपको यहां पर तीनों टाइम्स गिवन है, जिसमें सबसे पहला है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, दूसरा है मोस्ट लाइकली टाइम और तीसरा है पेसिमिस्टिक टाइम। तो गाइस हमें यहां पे फाइंड आउट करना, हमें यहां पे सबसे पहला जो फाइंड आउट करना है वो है टैब्यूलेट एक्सपेक्टेड टाइम एंड वेरिएंस ऑफ ऑल एक्टिविटीज। तो सारी एक्टिविटीज को हमें टेबल बना लेना है, सारी एक्टिविटीज का, और उस टेबल में हमें फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेड टाइम और वेरिएंस। तो गाइज यहां पे मैंने ऑलरेडी टेबल बना के रख लिया है, अब मुझे यहां पे निकालना है एक्सपेक्टेड टाइम और वेरिएंस। सबसे पहले मैं एक्सपेक्टेड टाइम निकालूंगा जिसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, a प्लस 4 टाइम्स m प्लस b, और मैं इस पूरे को डिवाइड कर दूंगा 6 से। तो अगर मैं सबसे पहले यहां पे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इंटू 4 और ये लास्ट में इंटू 4। अब सबसे पहला है a, तो मैं लिखूंगा 2 प्लस यहां पे 4 फोर्सा हो जाएगा 16, मैं लिखता हूं 16 प्लस और यहां पे लिखूंगा 6 और पूरा डिवाइड हो जाएगा डिवाइड बाय 6। इसी तरीके से गाइस यहां पे मैं लिखूंगा 3 प्लस 6 फोर्सा हो जाएगा 24 और यहां पे प्लस 9 और इसे पूरे को ब्रैकेट में लेकर डिवाइड बाय 6। अब इसी तरीके से 1 प्लस 4 फोर्सा हो जाएगा 16 प्लस 7 में यहां पे लिखता हूं और पूरा ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 6। इसी तरीके से गाइस 2 4 3 12 प्लस 4 और पूरे को ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय 6। गाइस इसी तरीके से 1 प्लस 4 3 12 प्लस 5 और पूरा डिवाइडेड बाय 6 और यहां पे होगा 1 प्लस 4 1 4 प्लस और यहां पे आएगा 1 और ये 1 और डिवाइडेड बाय 6। अब लास्ट में जो बच गया है 1 प्लस 4 2 12 प्लस 4 2 8 प्लस 3 और पूरा डिवाइडेड बाय 6। अब गाइज यहां पे मुझे निकालना है वैल्यूज, तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो 2 प्लस 16 होगा, 2 प्लस 16 प्लस 6 होता है 24 अपॉन 6। तो 24 अपॉन 6 यहां पे मुझे मिलेगा 4। अब इसी तरीके से ये होता है 3 प्लस 24 प्लस 9, तो टोटल होता है 36। 36 डिवाइडेड बाय 6 मुझे मिलेगा 6। इसी तरीके से गाइस 1 प्लस 16 प्लस 7 यहां पे होता है 24 डिवाइडेड बाय 6 होता है 4। और इसी तरीके से गाइस मैं यहां पे इसे कैलकुलेट करके इनकी वैल्यूज निकाल लूंगा। तो गाइस यहां पे मैंने वैल्यूज को निकाल लिया है। अब मुझे फाइंड आउट करना है वेरिएंस, क्योंकि गाइस टेबल में हम सिर्फ दो ही चीजों को फाइंड आउट करते हैं, एक्सपेक्टेड टाइम और वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला, वेरिएंस का सिंबल है सिग्मा स्क्वायर और उसका फॉर्मूला है b माइनस a डिवाइडेड बाय 6 और उसे मैं डाल दूंगा द होल स्क्वायर। तो गाइस यहां पे सबसे पहले मैं इसे मिटा देता हूं, यहां पर b है 6 और a है 2, तो मैं लिखता हूं 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6 द होल स्क्वायर। अब इसी तरीके से यहां पे है 9 और यहां पे है 3, तो मैं लिखूंगा 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6 द होल स्क्वायर। यहां पे है 7 माइनस 1, तो मैं डायरेक्टली यहां पे लिखता हूं 7 माइनस 1 होता है 6 डिवाइडेड बाय 6 द होल स्क्वायर। उसी तरीके से 4 माइनस 2 होता है 2 डिवाइडेड बाय 6 द होल स्क्वायर। यहां पे मैं लिखता हूं 5 माइनस 1 होता है 4 डिवाइडेड बाय 6 द होल स्क्वायर। इसी तरीके से ये होगा 1 माइनस 1 0 डिवाइडेड बाय 6 द होल स्क्वायर, तो मुझे 0 ही मिलने वाला है, मैं यहां पे लिख देता हूं 0। इसी तरीके से 3 माइनस 1 होता है 2 डिवाइडेड बाय 6 द होल स्क्वायर।
तो गाइस अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं, 6 माइनस 2 होता है 4 डिवाइडेड बाय 6, द होल स्क्वायर मैं बाद में देखता हूं। सबसे पहले तो मैं इसे 2 के टेबल से डिवाइड करता हूं। 2 2 और 2 3 6 होता है, तो मुझे मिल जाता है 2/3 द होल स्क्वायर। गाइस अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मुझे आंसर मिलेगा पॉइंट में, तो मैं पॉइंट में अपने आंसर को लाना नहीं चाहूंगा। तो गाइस क्योंकि मुझे यहां पर पॉइंट में वैल्यूज मिल रही है और मेरे पास जितने भी नीचे वैल्यूज है सब में मुझे कहीं ना कहीं पॉइंट मिलेगा। अगर ऊपर की वैल्यू छोटी होती है, जैसे यहां पर 4 डिवाइडेड बाय 6 और यहां पे 2 डिवाइडेड बाय 6, तो गाइज अगर ऊपर की वैल्यू छोटी होती है तो आपको हमेशा पॉइंट में आंसर आएगा। तो मैं अपने आंसर को पॉइंट में लाना नहीं चाहूंगा। तो इस केस में गाइज जो ट्रिक है, यहां पे आपको कैंसिल नहीं करना है। मैं यहां पे कैंसिल नहीं करूंगा, तो जो मुझे मिलता है 4/6, मैं डायरेक्टली इसे ही स्क्वायर कर देता हूं। 4 का जो, यहां पे मैं मिटा देता हूं इसको, और इस 4/6 को मैं लिख देता हूं नीचे। तो गाइज मैं इसे कैंसिल करने वाला नहीं हूं। मैं हालांकि 4/6 2 से कैंसिल होता है, लेकिन मैं उसे अपने इजी कैलकुलेशन के लिए कैंसिल नहीं करूंगा। 4 4 होता है 16 और 6 6 होता है 36। तो गाइज डिवाइड में 6 है, हमेशा 36 ही आएगा। मैं यहां पे लिख देता हूं 16/36। इसी तरीके से मैं यहां पे लिखता हूं 9 - 3 क्या होता है 6, 9 - 3 होता है 6/6। लेकिन गाइस ये तो बहुत आसान है कैंसिल करना, मैं इसे भी कैंसिल नहीं करूंगा। मुझे सारा का सारा, सारी की सारी वैल्यूज एक ही फॉर्मेट में चाहिए। अपॉन में 36 और ऊपर भी 36। अगर मैं इसे स्क्वायर करूं तो 6 का होता है, ऊपर भी 36 नीचे भी 36। तो गाइस ये हमें बहुत हेल्प करेगा। मैं आपको आगे चल के बताता हूं कि कैसे हेल्प करेगा। इसी तरीके से 6 और 6 को मैं कैंसिल नहीं करूंगा, मैं दोनों को स्क्वायर कर देता हूं, तो यहां पे मुझे मिल जाएगा 36/36। अब इसी तरीके से 2 को मैं लिख दूंगा 4 और 6 हो जाएगा 36। 4 को मैं लिख दूंगा 16 और यहां पे हो जाएगा 36। ये जीरो, जीरो को कोई प्रॉब्लम नहीं, जीरो ही लिखो। 4 को अगेन, 2 को अगेन मैं लिखूंगा 4 और 6 हो जाएगा 36। तो गाइज यहां पर मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया है। मुझे क्वेश्चन में जो पूछा था एक्सपेक्टेड टाइम निकालो और वेरिएंस ऑफ ऑल एक्टिविटीज निकाल लो, तो मैंने यहां पे एक्सपेक्टेड टाइम भी निकाल लिया है और वेरिएंस भी निकाल लिया है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर ए का आंसर। अब गाइस हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर बी बहुत ही सिंपल है। हमें यहां पे ड्रॉ करना है नेटवर्क डायग्राम और उसके बाद हमें टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम भी निकालना है। तो गाइस बिना किसी देरी के मैं यहां पे नेटवर्क डायग्राम बना लेता हूं। तो गाइस यहां पे ए और बी से पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, तो मैं सबसे पहले रफ डायग्राम बना लेता हूं। ए और बी से पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, मतलब ए और बी दोनों स्टार्ट होगी एक ही एक ही नोड से, एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से। अब सी से पहले है ए, तो मैं यहां पे बना देता हूं सी। अब इसी तरीके से डी से पहले भी है ए, तो मैं यहां पर बना देता हूं डी। अब गाइज यहां पे मुझे बनाना है ई, तो ई से पहले है बी और सी, तो बी तो यहां पर है, तो एक काम करता हूं मैं इस सी और डी को चेंज कर देता हूं। डी ऊपर चला गया और सी यहां पे आ गया, और मैं यहां पे बना लेता हूं ई। ई से पहले कौन है, ये है सी और ये है बी। तो गाइज ये मैंने बना लिया है, ई से पहले है बी और सी। अब एफ से पहले है डी, तो मैं एफ को यहां पर बना लेता हूं, और जी से पहले है ई, तो मैं जी को यहां पर बना लेता हूं। गाइस हमारे नेटवर्क डायग्राम में हमेशा एक ही एंड पॉइंट होता है और एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो अब अगर मैं इसे नंबरिंग दूं, तो ये है मेरा 1, ये है 2, और मैं इसे नंबर देता हूं 3, मैं इसे नंबर देता हूं 4,
ये मेरा बन जाएगा, आप कोई भी नंबर यहां पर दे सकते हो, ये मेरा बन जाएगा 5 और मैं इसे देता हूं 6 क्योंकि ये f तो 6 में ही आएगा, राइट। अब मैं यहां पर बना लेता हूं मेरा एक्चुअल नेटवर्क डायग्राम। मैं यहां पे लिखूंगा 1 और 1 से दो एक्टिविटी यहां पे जा रही है, वो है A और एक्टिविटी B। मैं यहां पे लिखूंगा 2 और मैं यहां पे लिखता हूं 3। मैं B को थोड़ा नीचे बना लेता हूं। यह है मेरी एक्टिविटी B और मैं इसे लिखने वाला हूं 3। अब गाइस 2 और 3 दोनों भी आपस में मिल रहे हैं, तो मैं 2 और 3 पे एक एरो बना दूंगा। अब 2 और 4 मैं यहां पे बना लेता हूं कुछ इस तरीके से, तो ये बन गया है 2 और 4 जो कि है एक्टिविटी डी। और गाइस ये था एक्टिविटी, ये थी एक्टिविटी सी। मैं 4 के नीचे 5 कुछ इस तरीके से बना लेता हूं और मैं इसे दूंगा एरो इस तरीके से। ये है मेरी एक्टिविटी ई। अब गाइस बारी आती है 6 की, तो मैं यहां पे लिखूंगा 6 और इस तरीके से एरो बना लेता हूं। यह है मेरी एक्टिविटी एफ और यह है फाइनली मेरी एक्टिविटी जी। तो गाइस मैंने नेटवर्क डायग्राम बना लिया है। अब मुझे यहां पर लिखना है टाइम को, तो मेरे पास तो 3 टाइम गिवन है, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पैसिमिस्टिक। तो गाइस यहां पे मुझे लिखना है एक्सपेक्टेड टाइम, यहां पर मुझे लिखना है एक्सपेक्टेड टाइम। तो मैं यहां पे लिखूंगा 4 6 4 3 3 1 2। तो गाइस एक्टिविटी ए के लिए मैं लिखूंगा 4 और एक्टिविटी बी के लिए मैं लिखने वाला हूं 6। इसी तरीके से एक्टिविटी सी के लिए मैं लिखने वाला हूं 4 और एक्टिविटी डी के लिए मैं लिखूंगा अगेन 3। अब एक्टिविटी ई के लिए मैं लिखूंगा, एक्टिविटी ई के लिए गाइस क्या होना चाहिए 3, अगेन 3। एक्टिविटी एफ के लिए मैं लिखूंगा 1 और जी के लिए लिखूंगा 2। तो गाइस यहां पे मैंने सक्सेसफुली लिख लिया है। अब मुझे यहां पे निकालना है क्रिटिकल पाथ, लेकिन क्रिटिकल पाथ निकालने से पहले मैं यहां पे सारे के सारे पाथ निकाल लेता हूं। ये गाइस बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है। मैं यहां पे सिलेक्ट करता हूं रेड। मैं यहां पे लिखूंगा पाथ्स और जो सबसे पहला पाथ है गाइस वो है 1 2 4 6। 1 2 4 6 अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो 4 प्लस 3 प्लस 1 टोटल हो जाते हैं 8। मैं यहां पे लिखूंगा 8 डेज। अगर मैं एक्टिविटी की बात करूं तो एक्टिविटी गाइस मुझे डेज में गिवन है, 15 डेज। क्वेश्चन में मुझे डेज में ही गिवन है। अब मैं निकालता हूं मेरा सेकंड पाथ। तो गाइस जो मेरा सेकंड पाथ होगा वो होगा 1 2 3 5 6। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 1 2 3 5 6। अगर मैं इसे टोटल करूं, अगर मैं इसे टोटल करूं तो ये होगा 4 4 3 2। टोटल यहां पे होता है 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 5 13। मैं यहां पे लिखूंगा 13 डेज। अब इसी तरीके से गाइस जो थर्ड एक्टिविटी है, जो थर्ड पाथ है वो मेरा है, मैं इसे मिटा देता हूं। जो थर्ड पाथ है वो है 1 3 5 और 6।
मैं यहां पे लिखता हूं 1, 3, 5 और 6। अगर मैं इसे टोटल करूं तो होता है 6 प्लस 3 प्लस 2। तो 6 प्लस 3 प्लस 2 होता है 11। मैं यहां पे लिखूंगा 11 डेज। अब बारी आती है क्रिटिकल पाथ की। तो गाइस क्रिटिकल पाथ जो होता है वो होती है आपकी सबसे बड़ी वैल्यू, जो कि यहां पर है 13, और उसके सामने जो पाथ है वो बन जाता है क्रिटिकल पाथ। मैं यहां पे लिखता हूं 1 से 2 से 3 एंड 5 एंड 6। ये है मेरा क्रिटिकल पाथ। अब गाइस प्रोजेक्ट ड्यूरेशन या प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम क्या होता है? तो इस क्रिटिकल पाथ की जो वैल्यूज होती है, जो वैल्यू होती है, वो बन जाती है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 13 डेज। तो गाइस यहां पे मैंने क्वेश्चन बी को भी कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमें नेटवर्क डायग्राम निकालने कहा गया था और टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम मतलब टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकालना था। मैंने वो भी यहां पे निकाल लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ, जिसमें हमें क्या गिवन है? फाइंड प्रोबेबिलिटी। हमें प्रोबेबिलिटी को पता करना है इस प्रोजेक्ट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन इन 15 डेज। मुझे ड्यूरेशन गिवन है, तो गाइज मैं यहां पे लिख लेता हूं क्वेश्चन नंबर सी। पता करना है प्रोबेबिलिटी को कितना है, लेकिन यहां पे मुझे ड्यूरेशन गिवन है जो कि है 15 डेज। अब गाइज अगर मैं इसका नॉर्मल कर्व बना लूं तो मुझे इस तरीके से नॉर्मल लाइन भी बनाना है। मैं नॉर्मल लाइन पे क्या लिखूंगा? 13 डेज। तो मैं यहां पर लिख देता हूं यह है मेरा 13 डेज। अब ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा वो जीरो से स्टार्ट होगा। ये प्रोजेक्ट जो स्टार्ट होगा वो जीरो से स्टार्ट होगा। ये है मेरा जीरो, और ये कहां पर एंड होता है ये मुझे नहीं पता। लेट्स से ये एंड हो रहा है यहां पर एक्स पर, राइट। लेकिन मैं क्वेश्चन मेरा लेकिन मैं क्वेश्चन सी को पता रीड करूं तो मुझे प्रोबेबिलिटी पता करना है और ड्यूरेशन दिया है। तो गाइस इस ड्यूरेशन को मैं एक्स नहीं लूंगा, इसे मैं लिख लूंगा 15। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं 15, क्योंकि ये मुझे क्वेश्चन में ही गिवन है। अब गाइस जीरो से 13 तक मुझे पता है 0.5 है। मुझे 13 से 15 मतलब इतनी वैल्यू निकालना है, टेबल वैल्यू। तो मैं यहां पर लिख दूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 15 डेज। 15 दिन की प्रोबेबिलिटी है, कितनी नहीं पता, वही तो निकालना है। तो गाइज यहां पर मुझे यूज करना होगा z का फॉर्मूला। तो z का फॉर्मूला है x माइनस प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मुझे फिर से देखना होगा अपने वेरिएंस को। तो गाइज यहां पे मेरा वेरिएंस क्या है? मैं यहां पे लिख लेता हूं वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू, मुझे वेरिएंस किसका निकालना है? क्रिटिकल पाथ का। तो क्रिटिकल पाथ में सबसे पहली एक्टिविटी है 1 से 2। तो गाइस 1 से 2 यहां पे अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा मुझे मैं यहां पे कंफ्यूज हो सकता हूं, क्योंकि मुझे एक्टिविटीज ए और बी के फॉर्म में दिया है, ना के 1 से 2 के। तो गाइस मैं जल्दी से इसे 1 से 2 के फॉर्म में कर देता हूं। तो जो मेरी ए एक्टिविटी है वो 1 से 2 है। मैं यहां पे लिख देता हूं 1 से 2। मुझे सिर्फ गाइस एक्टिविटी को देखना है, प्रीसीडिंग को नहीं। और जो मेरी बी एक्टिविटी है वो 1 से 3। मैं यहां पे लिख देता हूं 1 से 3। अब जो सी एक्टिविटी है जिसे मैंने बनाया है वो है 2 से 3। ये है एक्टिविटी सी जो कि है गाइस 2 से 3। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 2 से 3। अब जो एक्टिविटी डी है वो है 2 से 4। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 2 से 4। और जो एक्टिविटी ई है
यहां पर मैं एक्टिविटी ई के लिए लिखता हूं 2 से 5। अब एक्टिविटी एफ के लिए मैं लिखता हूं 4 to 6 और एक्टिविटी जी के लिए मुझे लिखना है 5 to 6। तो गाइज अब मुझे अपने क्रिटिकल पाथ के लिए वेरिएंस को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला एक्टिविटी है 1 से 2। तो 1 से 2 की गाइज 1 से 2 का वेरिएंस है 16/36। तो मैं यहां पर बिना झिझक लिख दूंगा 16/36 प्लस अब जो मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है 2 से 3। तो गाइस 2 से 3 का वेरिएंस मेरे पास है 36/36। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 36/36। अब 2 से 3 के बाद जो एक्टिविटी है वो 3 to 5। तो गाइस 3 to 5 है ई। तो मैं यहां पे 3 to 5 आएगा, नॉट 2 to 5। मैं 3 कर देता हूं। तो गाइस 3 to 5 के लिए, क्योंकि 3 to 5 यहां पे दिख रहा था ई, और जब मैंने ई में देखा तो वो 2 to 5 लिखा हुआ था, मैंने उसे यहां पे करेक्ट कर लिया है। 3 to 5 में गाइस मुझे मिलेगा 16/36। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 16/36 प्लस अब जो लास्ट एक्टिविटी बच जाती है 5 to 6। तो गाइस 5 to 6 यहां पे है 4/36। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 4/36। अब गाइस ये कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास जितने भी नंबर्स हैं उन सब के नीचे डिनोमिनेटर में 36 है। तो मैं एक बड़ी सी लाइन खींचता हूं और नीचे लिख देता हूं 36। तो ऊपर क्या है, ऊपर है 16 प्लस 36 प्लस 16 प्लस 4। तो गाइस देखा आपने, इसे कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है। आपको सिर्फ जो नीचे की वैल्यूज जो कि सेम है उसे लिख देना है एक बार, और जो ऊपर की वैल्यूज है न्यूमरेटर में उसे सबको प्लस करके एक ही अपॉन में लिख देना है। अब जब मैं इसे इन सबको प्लस करूंगा तो यहां पर मुझे मिलने वाला है 72/36। मैं इसे और सिंप्लीफाई कर देता हूं, 36 1 जा 36 2 जा। तो गाइज यहां पे मुझे मिला है 2। तो मैंने वेरिएंस निकाल लिया है। अब मुझे निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि विदाउट स्क्वायर आता है। तो मुझे स्क्वायर हटाने के लिए यहां पे स्क्वायर रूट लगा लेना है। अब गाइस इस √2 की वैल्यू होती है, अगर आप कैलसी में डालोगे तो आपको मिलेगा 1.41। तो यहां पर मुझे सिग्मा की वैल्यू मिल चुकी है। अब मैं यहां पे सब्सटीट्यूट कर लेता हूं अपनी सारी वैल्यूज को। तो जो x है वो होता है 13। तो मैं गाइस यहां पे लिख देता हूं 13 माइनस जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है वो मुझे मिला है क्रिटिकल पाथ के नीचे। तो गाइस जो x है ये है हमारा 15। तो मैं इसे यहां पे लिख देता हूं 15, और जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है वो हमारा क्रिटिकल पाथ के नीचे है जो कि है 13। तो मैं यहां पे लिखता हूं 13 डिवाइडेड बाय सिग्मा। सिग्मा की जो वैल्यू है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 1.41 है। मैं उसे लिख देता हूं 1.41 यहां पे। अब क्योंकि 15 में से मैं 13 को माइनस कर सकता हूं। गाइस यहां पे डिवाइड और मल्टीप्लाई साथ में होते हैं और प्लस और माइनस साथ में होते हैं। हमारी जो पहली प्रायोरिटी होती है वो डिवाइड और मल्टीप्लाई की होती है। अगर मैं अपने क्वेश्चन में देखूं तो यहां पर मुझे 1.41 को डिवाइड करना है, लेकिन मैं डिवाइड यहां पे यूज नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये डिवाइड दोनों के लिए है। तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा, यहां पे मुझे लगाना है, यहां पे सबसे पहले मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा 15 माइनस 13। तो गाइज यहां पर 15 माइनस 13 जो होगा वो होगा 2/1.41। अब गाइज मैं इसे डिवाइड कर सकता हूं,
2/1.41, जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा कैलसी में तो मुझे मिलेगा 1.42। ये मुझे मिल चुकी है z की वैल्यू। अब गाइस मुझे तो निकालना है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी होती है टेबल की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी होती है टेबल की वैल्यू। तो मैं z की वैल्यू को टेबल की वैल्यू में फाइंड आउट करूंगा। मेरे पास है 1.42, मैं z की वैल्यू को यहां पर चेक करता हूं। तो गाइस ये जो वर्टिकल कॉलम है और ये जो हॉरिजॉन्टल रो है, ये है z की वैल्यू। तो मुझे 1.42 को इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टेबल में ढूंढना है। तो 1.4 मेरे पास है। अब जो बच जाता है 1.4, तो गाइज यहां पे 1.4 मुझे वर्टिकल कॉलम में मिल रहा है। अब जो बच जाता है 2, तो उसे मैं रो में चेक कर लेता हूं। तो 1.4 मुझे यहां पे मिल गया। अब जो बच गया 2 वो मिलेगा यहां पर। तो गाइज अगर मैं इस 0.02 के टेबल में देखूं, तो गाइस इस 0.02 के कॉलम में और 1.4 के रो में मुझे वैल्यू मिलती है 0.4222। तो मैं लिख देता हूं फॉर z इक्वल्स टू 1.42, टेबल वैल्यू इज 0.4222। तो गाइस यहां पे मुझे 13 to 15 की टेबल वैल्यू मिली है 0.4222। अब गाइस मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल है। मैं इन दोनों वैल्यूज को, कौन सी दो वैल्यू, 0 से लेकर 15 तक दो वैल्यूज मुझे मिलती है, 0.5 और 0.4222, दोनों को ऐड कर देता हूं, वो बन जाएगी मेरी प्रोबेबिलिटी। तो गाइस मैं यहां पे लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 15 डेज इक्वल्स टू 0.5 प्लस 0.4222। अगर आप इसे प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.922। तो गाइज ये है आपकी प्रोबेबिलिटी, लेकिन मुझे फाइनली इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूं। मैं यहां पे लिखूंगा 0.9222 मल्टीप्लाई बाय 100, तो बन गया परसेंटेज। जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 2 डिजिट के बाद, क्योंकि मेरे 0 में 2, मेरे 100 में 2 ही 0 है, इसीलिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। यह बन जाएगा 92.22%। गाइस जब इसे आप कैलसी में डालोगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी, 92.22%। इसका मतलब मैं आंसर लिखता हूं द प्रोबेबिलिटी ऑफ completing the project in 15 days is 92.22%, full stop। तो गाइस ये था कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।